चलिए ऑलराइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ाते हैं क्लास को। कैपेसिटर्स में आपको पढ़ा रहा हूँ। हमने लास्ट क्लास में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ा था और अब हम एक्चुअली सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कई सारे डाइलेक्ट्रिक रहते हैं ऐसे, और वो सीरीज में भी हो सकते हैं और वो पैरेलल में भी हो सकते हैं। तो इवेंचुअली हमें पढ़ना है कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। तो चलिए बिगिन यहाँ से करते हैं। पहली हेडिंग ये है हमारी, partial filling of a dielectric in a capacitor. Partial filling of a dielectric in a capacitor. यदि कैपेसिटर प्लेट्स में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ये डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस T है जो कि D से कम है, T is less than D। ये एयर है, ये एयर है और ये डाइलेक्ट्रिक है जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। ठीक है, अगर इस स्पेस को मैंने पूरी तरह डाइलेक्ट्रिक से भर दिया होता, अगर इस स्पेस को पूरी तरह डाइलेक्ट्रिक से भर दिया होता तो कैपेसिटी K गुना हो जाती। अभी कैपेसिटी बढ़ेगी तो पर K गुना नहीं होगी, ऐसा लिख दीजिए। इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स is completely filled with dielectric, if the space between the plates is completely filled with dielectric, then the capacity increases exactly to K times. Capacity increases exactly to K times. Here capacity will increase, but by a factor less than K times. But by a factor less than K times. ऑलरेडी मैं आपको इस पे न्यूमेरिकल दे सकता हूं, लिख दीजिए। An air capacitor मतलब प्लेटों के बीच में पूरी तरह एयर है। An air capacitor has a capacity of 10 microfarad. Now dielectric of K is equal to 4, a dielectric of K is equal to 4 is filled between the plates in some manner. Partially, पूरा नहीं भरा है, इन सम मैनर, बट पार्शली है, वो पूरा नहीं भरा है। मैं भी ऐसा दे देता हूँ, ऐसा भर दिया है। ये डायग्राम बना लीजिए, ऐसा दे दिया है। कहता है which out of the following will be the new capacity? पुरानी कैपेसिटी मैंने कितनी दी थी सवाल में? 10। हाँ, और K दिया था 4। ठीक है, ये ऑप्शन 20 माइक्रोफैरड। क्या? 20 माइक्रोफैरड। हाँ, अगर पूरा भरता मतलब पहली बात है कि कैपेसिटी बढ़ेगी, तो ये नहीं रहेगी।
और कम भी नहीं होगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और पूरा भी भरता तो 40 होती, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। इसलिए पूरा भरता तो 40 होती, और थोड़ा बहुत आड़ा तिरछा कुछ तो भी भरा है, तो कैपेसिटी बढ़ी तो है। 10 से बड़ा आएगा और 40 से कम। से बड़ा आएगा 40 से कम। हम अब इस केस में कैपेसिटी का डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन के लिए मुझे प्लेट्स के बीच का v सोचना है, और यहां तो फिर मैं ऐसा रहेगा। ये अगर पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये T है और ये D है, और यहाँ फील्ड अगर E है तो यहाँ फील्ड E/K है। आपको पता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर रिजल्टेंट फील्ड E/K हो जाती है। अब आप पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V लिखने की कोशिश करिए। V फील्ड के अलोंग चलते हैं तो पोटेंशियल गिरता है। क्या ये आंसर आएगा? जो एयर स्पेस है, उसकी थिकनेस है D-3। तो एयर वाले पोर्शन में जो वोल्टेज गिरा वो ये है ED, यूनिफॉर्म फील्ड है ना। और मीडियम के अंदर पोलराइजेशन के कारण जो रिजल्टेंट फील्ड है वो E/K है। तो यहाँ जो वोल्टेज गिरा वो E/K×T है। D मिल गया ना। अब क्या करेंगे? अब बस B है Q/ε0K D-T plus T/K, और Q C Q/B सॉल्व कर दीजिए। आगे आंसर Q/ε0A और D-T plus K/K कैंसिल हो गया। आंसर आ गया कैपेसिटी का ε0/D-T plus K/K। ये इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटी का फॉर्मूला है, जब इसे पार्शियली भरा है तो ये पूरा एयर होता तो ये, और पूरा मीडियम होता तो ये। और पार्शियली भरा है, डाइलेक्ट्रिक से थोड़ा एयर है थोड़ा मीडियम है, तो कैपेसिटी का फॉर्मूला है ये। हम चाहे तो बोल सकते हैं कि इफेक्टिवली प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कम हो गया है, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप कम हो गया है, इसलिए कैपेसिटी बढ़ गई है। बढ़ तो गई है, इसकी तुलना में बढ़ तो गई है। ऐसा लिख दीजिए, effectively the distance between the plates has decreased. So the capacity increases.
So the capacity has increased. All right. बस यहाँ पे एक बात और समझनी है, ये जो कैपेसिटी आई है वो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस पे डिपेंड करती है। वो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। कहीं भी कोई पोजीशन का टर्म नहीं आया। एक लाइन और लिख दीजिए, कैपेसिटी ऑफ अ पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर does not depend on position of the dielectric. Does not depend on position of the dielectric. Clear? Okay. तो फॉर्मूला जो एप्सिलॉन 0 a अपॉन d माइनस t प्लस p बाई k था, तो ध्यान रखें। कभी कभी हमारी टेंडेंसी होती है कि मीडियम भर दिया तो हम बोलते हैं इसी को k टाइम्स कर दें, k ऑलरेडी यहाँ आ चुका है। ऐसा कभी नहीं चलता। कभी अचानक लगता है कि ऊपर लिख दें, k यहाँ आ चुका है, ऐसा नहीं चलता। इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया जा सकता है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, और ऐसा स्ट्रक्चर, ये मेटालिक स्ट्रक्चर हमने बीच में रख दिया। ये A है, ये B है और ये C है। ये जो पूरा प्लेट का एरिया है, ये जो प्लेट का एरिया है वो A है। कहता है सिस्टम की कैपेसिटी बताइए। Sir, epsilon naught A upon A plus C minus B. ये B का वही टर्म नहीं आया था। एक्चुअली क्या है, ये मेटल, इसके अंदर फील्ड नहीं होती। हमें फील्ड से मतलब है, यहाँ फील्ड नहीं है, यहाँ फील्ड नहीं, यहाँ फील्ड नहीं। इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ भी फील्ड नहीं, क्योंकि ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, इनका वोल्टेज सेम है। फील्ड सब जगह 0 है, यहाँ भी 0 है, कहीं फील्ड है ही नहीं। ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है ना, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो फील्ड नहीं है। तो बस अब वोल्टेज यहाँ से यहाँ गिरेगा और वोल्टेज यहाँ से यहाँ गिरेगा, खत्म। इफेक्टिव डिस्टेंस between the plates is A plus C, खत्म। इसलिए कैपेसिटी का फॉर्मूला है एप्सिलॉन 0 A अपॉन A plus C। सर ये जो फिगर है, सर ये जो फिगर है, ये सीरीज कैपेसिटर जैसा नहीं हो गया? कैसा? सीरीज वाले कैपेसिटर जैसा। उस टाइप से भी बात करेंगे अभी, वो बात आपकी सही है। और ये कैपेसिटर है ही नहीं ना, ये बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। शायद यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सीरीज कंटिन्यूड है। शायद इतने कैपेसिटर को सीरीज में कहा जा सकता है, ये बात सही है। आएंगे उस पर भी। अभी तो ये है कि भैया फॉर्मूला होता था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B माइनस C प्लस P बाई K।
वो जो K वाला पोर्शन है मेटल के लिए K इनफाइनाइट है, पूरा वो B बाय इनफाइनाइट डाल दूंगा शायद मैं, B बाय इनफाइनाइट डाल दूंगा, ये जो पूरा पोर्शन है ये गायब हो जाएगा। इफेक्टिवली प्लेटों के बीच का डिस्टेंस बस ये और ये रह गया है। आई बात समझ में? ये मुझे लगना चाहिए था एप्सिलॉन नॉट अपॉन बी यानी a प्लस बी प्लस सी फिर माइनस टी, जिसको पूरा सॉलिड मान लो, पूरा सॉलिड मेटल मान लो, पूरा सॉलिड मेटल मान लो, तो प्लस माइनस बी अपॉन प्लस बी बाई इंफिनिटी। अगर फॉर्मूले से जाओगे तो ये करोगे, बेसिक से जाओगे तो ये करोगे, ठीक है? गुड, प्रियांशी समझ में आया? बढ़िया। यस सर, आ गया। अब क्या होता है, आप चाहो तो मैं इसमें और क्लैरिटी के लिए बोलता हूँ कि ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी। इसी सवाल में पार्ट बी है ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी as one moves from positive plate to negative plate, as one moves from positive plate to negative plate. So draw graph of As one moves from positive plate to negative plate, variation of intensity बनाना है आपको, इंटेंसिटी का वेरिएशन, तो फील्ड के अलावा को इंटेंस, इसके यहाँ फील्ड है बस और एक कांस्टेंट फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है, तो यहाँ से यहाँ तक फील्ड है। अगर ई का वेरिएशन बनाना है तो ये फील्ड जीरो है इतने पोर्शन के अंदर, फील्ड जीरो है इतने पोर्शन के अंदर, और फिर यहाँ से यहाँ तक फिर फील्ड है इतना ही, और ये फील्ड जितनी ये है उतनी ही है। मेटल के अंदर फील्ड जीरो है। जैसे जैसे आप पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ बढ़ रहे हैं, इंटेंसिटी का वेरिएशन ऐसा है कि यहाँ से यहाँ तक फील्ड है, फिर इस पूरे पोर्शन में फील्ड जीरो है। तो ये मेटालिक प्लेट है, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। तो जिस स्पेस में फील्ड एग्जिस्ट करती है बस वो ये स्पेस है। ऑलराइट, इसी तरह हम इसमें एक ग्राफ और बना सकते हैं, ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल, draw the variation of potential as one moves from positive plate to negative plate, variation of potential as one moves from positive plate to negative plate. यहाँ से यहाँ तक तो पोटेंशियल गिरेगा, तो क्या फील्ड के अलाउंस जाओगे मे भी ऐसे, ये पोटेंशियल का वेरिएशन है, फिर यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, और उसके बाद पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक फिर गिरेगा। ये दोनों स्लोप आइडेंटिकल ही होने चाहिए, हालांकि इंटेंसिटी सेम है तो पोटेंशियल के गिरने का रेट सेम है, ऐसा होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल सेम है, और उसके बाद फील्ड के अलाउंस चल रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। शायद हम ये मान रहे हैं कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पोटेंशियल 0 वोल्ट दिखा दिया, ठीक है? ऑलराइट, फील्ड के अलाउंस पोटेंशियल गिरता है, मेटालिक पोर्शन इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है, वहां पोटेंशियल नहीं गिरता है। अब खैर हेडिंग है डिटर्मिनेशन ऑफ के बाय पार्शियल डाइलेक्ट्रिक, डिटर्मिनेशन ऑफ के बाय पार्शियल डाइलेक्ट्रिक। एक्चुअली हम के डिटर्मिनेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स पहले कर सकते थे,
अब हमने किए भी थे कि इंटेंसिटी 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर थी पहले, और डाइलेक्ट्रिक के रखने के बाद 1 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर रह गई। तो ज्यादातर के न्यूमेरिकल्स के लिए तो एक ट्रिक है हमारे पास, बड़ा अपॉन छोटा, क्योंकि के का आंसर कभी 1 से कम नहीं होता। अब यहाँ पे भी हम इसी बात को लगाने की कोशिश करते हैं, और वो यहाँ मिसफिट है, वो यहाँ वैलिड नहीं है, इसीलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, लिख दीजिए। यहाँ थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला आएगा, वरना तो एक सवाल ये भी किया था कि पहले चार्ज इतना है और बाद में चार्ज इतना है। जब ऑयल को पंप आउट कर दिया तो के है बड़ा चार्ज अपॉन छोटा चार्ज, के 1 से बड़ा आता था। अब थोड़ी कैलकुलेशंस में थोड़ा आंसर डिफरेंट आएगा, देखते हैं। अभी क्या है, ऐसा लिख दीजिए, कंसिडर एन एयर कैपेसिटर सी, consider an air capacitor C with distance between the plates as d, with distance between the plates as d। एयर कैपेसिटर है और प्लेटों के बीच में डिस्टेंस d है, एरिया शायद a वगैरह ही रहा होगा। अब आगे कहता है, नाउ the space between the two plates, the space between the two plates in the space between the two plates, a partial dielectric in the space between the two plates, a partial dielectric of T less than D, a partial dielectric of T less than D is introduced। A partial dielectric of thickness less than D is introduced। T less than D, D प्लेटों के बीच में डिस्टेंस है और T डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है, ठीक है। तो इस वजह से कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, लिख दीजिए, एज अ रिजल्ट कैपेसिटी इंक्रीजेस। अगर आप पार्शियल डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो कैपेसिटी बढ़ती है, एज अ रिजल्ट कैपेसिटी इंक्रीजेस। और अब अगली लाइन में लिख दीजिए कैप्स में कि नाउ वी हैव टू रीस्टोर द ओरिजिनल कैपेसिटी, नाउ वी हैव टू restore the original capacity, we have to restore the original capacity। तो क्या करें, कैपेसिटी बढ़ गई थी डाइलेक्ट्रिक के लाने से और हम वापस पुरानी कैपेसिटी चाहते हैं, तो क्या करें। दूर ये मत कहना कि साहब डाइलेक्ट्रिक ही निकाल के ले जाओ आप, तो अपना वापस दूर कर डिस्टेंस बढ़ा दे। एरिया कम। शाबाश, लिख दीजिए, increase the distance between the plates, increase the distance between the plates, say by x, increase the distance between the plates, say by x। डिस्टेंस जो है प्लेटों के बीच में हम x से बढ़ा दे रहे हैं, ये हमने x से बढ़ा दिया, और ये डिस्टेंस d था, और ये डाइलेक्ट्रिक भी है बीच में जिसकी थिकनेस T है, जिसकी थिकनेस T है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और इन दोनों की कैपेसिटी सेम है। जो रीस्टोर था ना, टू रीस्टोर द ओरिजिनल कैपेसिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। टू रीस्टोर द ओरिजिनल कैपेसिटी, रीस्टोर इज द की वर्ड। रीस्टोर से न्यूमेरिकल में आपको पता लगेगा कि ये वो ऑर्डिनरी के वाला सवाल नहीं है, बड़ा अपॉन छोटा वाला, ये डिफरेंट सवाल है, कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट ही डिफरेंट है। कहता पहले मेरे पास एयर कैपेसिटर था, फिर डाइलेक्ट्रिक भी रखा और डिस्टेंस भी बढ़ा दिया, और इन दोनों की कैपेसिटी सेम है, तो मैं इक्वेट करता हूं। इसकी कैपेसिटी है एप्सिलॉन नॉट a बाय d, और इसकी कैपेसिटी है, अब प्लेटों के बीच में डिस्टेंस d प्लस x हो गया है, d प्लस x माइनस t प्लस t बाय k। मैं दोनों की कैपेसिटीज को इक्वेट कर देता हूं। मैंने डाइलेक्ट्रिक भी रखा और डिस्टेंस कितना बढ़ाना पड़ा कैपेसिटी वापस रिस्टोर करने के लिए, वो डिस्टेंस भी नाप लिया मैंने, और ये कैंसिल हो गए। d इज इक्वल टू d प्लस x माइनस t प्लस t बाय k। अगर ये रिजल्ट याद नहीं करना आपको तो डेरिवेशन जरा ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर्स कैंसिल हो गए, डिनोमिनेटर ऊपर आ गए, और ये d भी कैंसिल हो गया, और मुझे निकालना है k निकालना है।
तो मैं इन लोगों को इधर ले आ जाता हूँ। t माइनस एक्स इज इक्वल टू टी बाई के, तो k इज इक्वल टू टी अपॉन टी माइनस एक्स। बस ये आंसर है, k इज इक्वल टू टी अपॉन टी माइनस एक्स। ये फॉर्मूला आसानी से याद नहीं होता, हालांकि बड़ा छोटा फॉर्मूला है और क्लिक भी नहीं करता आपको। रीस्टोर इज द कीवर्ड। अगर डायलेक्ट्रिक भी डाला है जिसकी थिकनेस d से कम है और फिर रीस्टोर करने के लिए डिस्टेंस बढ़ाया है, रीस्टोर करने के लिए डिस्टेंस बढ़ाया है, तो k का फॉर्मूला अभी भी है तो बड़ा अपॉन छोटा, पर वो बड़ा अपॉन समथिंग माइनस समथिंग है। वो सिंपल कोई बड़ा डिस्टेंस अपॉन छोटा डिस्टेंस नहीं है। प्लेटों के बीच में डिस्टेंस पहले d था और अब x से बढ़ाया है, तो k d by x नहीं है, बल्कि k के फॉर्मूले में d का तो टर्म ही नहीं आ रहा। ऐसा लिख दीजिए, टर्म ऑफ d डज नॉट अपीयर इन द फॉर्मूला ऑफ k। पढ़ाना तो मुझे यही था, यही इंपॉर्टेंट है, बस इसके न्यूमेरिकल आते हैं। k इज इक्वल टू t अपॉन t माइनस एक्स। d का तो कुछ काम ही नहीं है सवाल में। क्वेश्चन दे देता हूं। डी है 5 मिलीमीटर, पहले प्लेटों के बीच में डिस्टेंस 5 मिलीमीटर है, के 2 है और थिकनेस इसकी 1 मिलीमीटर है। थिकनेस 1 मिलीमीटर। Find the new distance between the plates. So that to restore, वही वर्ड यूज कर देता हूँ, to restore the original। अब कैपेसिटी के बजाय मैं ये वर्ड यूज कर लेता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। सवाल थोड़ा सा घुमा दिया हमने। पहले से प्लेटों के बीच में डिस्टेंस 5 मिलीमीटर है, डाइलेक्ट्रिक k की वैल्यू 2 है और थिकनेस 1 मिलीमीटर है। ऐसा हमने इसको रखा है, इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स and a new distance between the plates to restore the original potential difference between the plates। कुछ ऐसा करो कि कैपेसिटी पुरानी जितनी हो जाए। 6.5 मिलीमीटर। फिर से बोलो। 6.5 मिलीमीटर। फिर से बोलो। 6.5 मिलीमीटर। शायद गलत है। 5.5 मिलीमीटर। हाँ 5.5 ठीक है। तो रीस्टोर, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस भी तभी आएगा जब कैपेसिटी पुरानी आ जाए। भाई एक्चुअली प्लेटों में चार्ज तो सेम ही है, हम तो हमेशा मानते हैं कि कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद बैटरी हटा ली गई है, चार्ज सेम है। और अगर C सेम हो जाएगा तो V भी सेम हो जाएगा। रीस्टोर या तो बोलेगा कैपेसिटी या बोलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। बस K इज इक्वल टू T अपॉन T माइनस एक्स। K इसने दिया है मेरे को 2, T दिया है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। अब अगर ये t की तो कोई यूनिट नहीं है, अगर ये मिलीमीटर में है तो ये अपने आप मिलीमीटर में आ जाएगा, किसी कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। तो 1 माइनस एक्स 1/2 है, तो 1 माइनस 1/2 एक्स है, तो जो x है वो 0.5 मिलीमीटर है। और फिर भी आपने भले आंसर थोड़ा बहुत कुछ हो गया हो और अप्रोच अच्छी थी, तो 5 मिलीमीटर में आप ये ऐड करेंगे, ये 5.5 मिलीमीटर इसका सही जवाब है। ये ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब ये वाले डिस्कशन तो समाप्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दीजिए, स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, space between the plates of a PPC and a parallel plate condenser, space between the plates of a PPC is filled completely with K is equal to 4. Is filled completely with K is equal to 4 and thickness 3 millimeter. Completely बोला इसने, completely। शायद पहले प्लेटों के बीच का डिस्टेंस भी 3 मिलीमीटर ही रहा होगा। क्वेश्चन ये है
a space between the plates of a PPC is filled completely with K is equal to 4 and thickness 3 millimeter. Full stop. ठीक है, full stop की spelling बोलूँ क्या? Okay, लिखो. Distance between the plates is now increased. Distance between the plates is now increased by inserting. Distance between the plates is now increased by inserting a second sheet of thickness 5 millimeter of thickness 5 millimeter and dielectric constant K, such that the new capacity reduces by a factor of 2. New capacity reduces by a factor of 2. K निकालना है आपको. इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए आप होल्ड पे रख लीजिए. थोड़ा एग्जैक्टली मेरे को और थोड़ा बेटर पढ़ा देता मैं तो आसान हो जाता. पहले मैं इसकी थ्योरी पढ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा. देखिए हेडिंग दे दीजिए. देखिए कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक. ये हेडिंग है कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक. मतलब ये है, लिख दीजिए, द स्पेस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, द स्पेस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स इज फिल्ड विद मेनी डाइलेक्ट्रिक्स. ये एयर का डाइलेक्ट्रिक है, फिर ये एक मीडियम है, फिर ये एयर है, फिर ये दूसरा कोई मीडियम है, फिर ये एयर है. कई सारे डाइलेक्ट्रिक्स हैं. ऐसा इसको कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक कहते हैं. कई सारे डाइलेक्ट्रिक्स हैं तो ये कंपाउंड है. अब इसकी कैपेसिटी क्या होगी? एप्सिलॉन 0 ए अपॉन टोटल एयर स्पेस. टोटल एयर स्पेस प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, ऐसा कुछ होगा. टोटल डिस्टेंस प्लेट्स के बीच में मान लीजिए डिस्टेंस d है, तो ये ऐसा हो जाएगा. टोटल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ये हो जाएगा. ठीक है. और ये इनकी लोकेशन पे भी डिपेंड नहीं करती. लिख दीजिए फिर से कि कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑफ कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोजीशन और द लोकेशन ऑफ मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स. अब ये मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स की बात आ गई. इसमें ये दोनों एकदम यहाँ चिपके हुए हैं कि दोनों यहाँ चिपके हुए हैं कि दोनों यहाँ चिपके हुए हैं, एक यहाँ चिपका और एक यहाँ चिपका है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हमें टोटल एयर स्पेस चाहिए और जो मीडियम की स्पेस है वो मैं T बाई K कर दूंगा. एयर स्पेस तो जो है मीडियम की स्पेस इज इक्वल टू एयर स्पेस ऑफ T बाई K. यदि इसको हटाऊंगा तो यहाँ T बाई K की एयर इमेजिन कर लूंगा और इसको हटाऊंगा तो यहाँ T बाई K की एयर उसका इक्विवेलेंट असर पैदा करेगी. जो ये थिकनेस T पैदा कर रहा है ना, इतना ही असर एयर से पैदा कराना हो तो एयर प्लेटों के बीच में डिस्टेंस T बाई K कर देना चाहिए. ठीक है. एयर स्पेस और इसकी इक्विवेलेंट एयर स्पेस है असल में. ऐसा डैश करके लाइन लिख दीजिए. T by K is equivalent air space. T by K is equivalent air space if thickness of dielectric is T. T by K is equivalent air space if thickness of the dielectric is T. ठीक है. तो
d माइनस टी हो गया ये पूरा, और इसकी जगह एयर लानी तो t बाई के, और इसका एयर लाना है तो इसका t बाई के। अब पूरा एयर ही एयर है, ये एयर है, ये एयर है, ये एयर है। इसकी जगह एयर लानी है तो इसका t बाई के, और इसकी जगह एयर लानी है तो इसका t बाई के। अभी मेरे पास पूरी एयर स्पेस बच गई, मीडियम है ही नहीं, ठीक है। और फिर हम इनके बीच में इंटेंसिटी का वेरिएशन बनाते हैं, ई का प्लॉट बनाते हैं, ई का। तो ई यहां कुछ कांस्टेंट रहेगा, तो इसके अंदर थोड़ा ई के कुछ ई बाई के वन टाइम्स हो जाएगा, फिर यहाँ ई वापस सेम हो जाएगा, फिर इंटेंस ई थोड़ा और कम हो जाएगा, मान लीजिए इसका डायरेक्टली कांस्टेंट ज्यादा है, और ये फिर वापस ऐसा हो जाएगा। ये इफ K2 इज ग्रेटर देन 1 K1, अगर K2 बड़ा है तो ये है, यहाँ इंटेंसिटी E है, यहाँ E बाय K1 है, और यहाँ E बाय K2 है, पर यूनिफॉर्म फील्ड है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म फील्ड है, अंदर भी यूनिफॉर्म फील्ड। अंदर इंड्यूस फील्ड उल्टी डायरेक्शन में हुई थी, और मेन फील्ड तो सेम डायरेक्शन में, हाँ वो E बाई K टाइम्स है। और ऐसे ही मैं यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस का वेरिएशन भी प्लॉट कर सकता। इसी के नीचे आपको पोटेंशियल डिफरेंस का वेरिएशन भी प्लॉट करना चाहिए। तो वोल्टेज यहाँ से यहाँ कैसे गिरेगा, ये लाइनें बना लेते हैं। ये वोल्टेज यहाँ से यहाँ गिरेगा, थोड़ा ज्यादा तेज एयर में, मीडियम में वोल्टेज थोड़ा कम गिरेगा क्योंकि फील्ड वीक हो गई, फिर वापस उसी रेट पे गिरेगा अच्छा खासा, और फिर फील्ड वीक हो गई है, और भी ज्यादा वीक हो गई है, और फील्ड वीक हो गई है तो पोटेंशियल कम गिरेगा, और फाइनली पोटेंशियल ऐसा गिर जाए। इसको और थोड़ा फ्लैट दिखा देते हैं, और इसको स्टीप दिखा देते हैं। इनसाइड डाइलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक, और V का फॉर्मूला होता है E into D, so fall of potential is less। K जितना ज्यादा है ना, या फिर ये E by K into D हो जाएगा ना। अब K जितना ज्यादा है, फॉल ऑफ पोटेंशियल उतना कम होगा। इस पे हमने फॉल ऑफ पोटेंशियल कम दिखाया है, इस पे फॉल ऑफ पोटेंशियल ज्यादा दिखाया है, इस पे फॉल ऑफ पोटेंशियल कम दिखाया है, इस पे फॉल ऑफ पोटेंशियल ज्यादा दिखाया है, ठीक है। अब फाइनली मैं इस दोनों प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है उसको पूरी तरह मीडियम से भरने वाला हूं। अब आप ऐसी हेडिंग दे रहे हैं, मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स with their faces parallel to plates, filling the space between the two plates completely। दोनों कैपेसिटर्स के बीच की प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम कंप्लीटली भर रहे हैं। असली बात यह है कि ये दो प्लेट्स हैं, और ये अगर 3D में इमेजिन करें आप, ये एक डाइलेक्ट्रिक है, ये एक डाइलेक्ट्रिक है, ये एक डाइलेक्ट्रिक है, ये एक डाइलेक्ट्रिक है। हमने इनके बीच की स्पेस को पूरी तरह भर दिया, बीच की स्पेस को पूरी तरह भर दिया। ये K1, K2, K4, K3, K4 किसी भी ऑर्डर में दे सकते हैं। ये थोड़ी सी ध्यान हमने यहाँ दिया है, the faces parallel, with the faces parallel to plates, with the faces parallel to plates।
ये अगर कैपेसिटर प्लेट एक है तो जो डाइलेक्ट्रिक है वो ऐसा है, कभी हम डाइलेक्ट्रिक ऐसा भरेंगे। अभी डाइलेक्ट्रिक को यही बोलेंगे ना, इसका फेस पैरेलल टू द प्लेट है। अब प्लेट भी उसका भी एक एरिया है, उस एरिया के एग्जैक्टली पैरेलल है। वो बात केवल इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एयर स्पेस तो कुछ बची नहीं, एयर स्पेस हो गई 0, तो कैपेसिटी हो गई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन वो जो डी माइनस वाला टर्म था, T1 plus T2 plus T3 plus T4, ये प्लस T1 by K1 प्लस T2 by K2 प्लस T3 by K3 प्लस T4 by K4, और ये वाला टर्म पूरा खत्म हो जाएगा। तो कैपेसिटी हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन समेशन ऑफ P by K। अगर पूरी तरह तुम भर दोगे, बीच में एयर नहीं छोड़ोगे, तो बस इक्विवेलेंट एयर स्पेस हर डाइलेक्ट्रिक की ले लेना। इसकी इक्विवेलेंट एयर स्पेस क्या है, इसकी इक्विवेलेंट एयर स्पेस क्या है, हर डाइलेक्ट्रिक की इक्विवेलेंट एयर स्पेस ले लेना। बस ये अब कैपेसिटी का फॉर्मूला आ गया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी कर सकते थे, लिख दीजिए ऑल्टरनेटिव डेरिवेशन। अब हम यहां कह सकते हैं कि यहाँ 4 कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं। अब ये कह सकते हैं कि यहाँ 4 कैपेसिटर्स पैरेलल में और इस सीरीज में। इसको एक ये C1 मानो, ये C2 मानो, ये C3 मानो और ये C4 मानो। इसमें K1 का डाइलेक्ट्रिक भर दो, इसमें K2 का डाइलेक्ट्रिक भर दो, इसमें K3 का डाइलेक्ट्रिक भर दो, इसमें K4 का डाइलेक्ट्रिक भर दो। बस यहाँ प्लेटों के बीच में डिस्टेंस T1 है, यहाँ प्लेटों के बीच में डिस्टेंस T2 है, यहाँ प्लेटों के बीच में डिस्टेंस T3 है और यहाँ प्लेटों के बीच में डिस्टेंस T4 है। अब मैं फिर से इस सिस्टम की इक्विवेलेंट कैपेसिटी वही प्रूव कर सकता हूं जो पहले की थी। सीरीज में क्यों है पहले ये समझ लें हम लोग। सीरीज में क्यों है, उसका कारण ये है कि चार्ज तो कैपेसिटर प्लेट्स पे रहता है। ऑफ कोर्स मैं इसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ूंगा और इसको मैं बैटरी के नेगेटिव से जोड़ूंगा, इनको आपस में मैं और कोई कनेक्शन मैं नहीं करूंगा। तो बस इंडक्शन से इधर जो चार्ज आएगा, ये प्लेट्स, तो इंडक्शन से जो चार्ज आएगा यहाँ प्लस क्यू है, तो अदर एंड पे आएगा माइनस क्यू, फिर इधर आएगा प्लस क्यू। यहाँ यदि प्लस है तो ये माइनस, तो फिर ये प्लस, तो फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस। इंडक्शन से चार्ज तो एरिया पे रिसाइड करता है, आप ये बोल दीजिए चार्ज रिसाइड्स ऑन एरिया। चार्ज का जो घर है वो एरिया है, एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट इज सेम, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज सेम। सो चार्ज on each plate, magnitude of charge on each plate is same, magnitude of charge on each plate is same। ठीक है, therefore they are in series। सीरीज का एक कैरेक्टरिस्टिक तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, सीरीज में चार्ज सेम होता है, यहाँ प्लस है, इंडक्शन से यहाँ माइनस, यहाँ पे इस तरफ प्लस, इंडक्शन से माइनस, इस तरफ प्लस, इंडक्शन से माइनस, इस तरफ प्लस, और फिर सामने माइनस, चार्ज सेम है। और दूसरी बात यह है कि इनकी हर एक के अंदर पोटेंशियल गिरेगा, फील्ड है, हर एक के अंदर फील्ड एस्टैब्लिश है, तो E1 इंटू T1, यहाँ का V1 होगा, जो V1 होगा वो बल्कि होगा E1 बाई K T1। अब वो K करने के बाद मान लीजिए फील्ड E1 आई है, जो रिजल्टेंट फील्ड आई है अंदर, मान लीजिए वो E1 बाई K, ऐसा लिख लेता हूँ, E0 बाई K1, जो V2 होगा वो E0 बाई K2 होगा। अगर यहाँ से एयर होता तो फील्ड E0 होती, अगर
तो अब पोटेंशियल अंदर हर एक के अंदर अलग अलग गिर रहा है। E naught by K4 हर एक के अंदर वोल्टेज है E naught by K अपना अपना, और वोल्टेज है E into D। तो बस मेरा ये कहना है कि वोल्टेज सब में डिफरेंट है, तो वोल्टेज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। वोल्टेज इस पे अलग है, इस पे अलग है, इस पे अलग है, इस पे अलग है। तो बैटरी का टोटल वोल्टेज हमने लगाया था, उसमें से कुछ यहाँ गिरा, कुछ यहाँ गिरा, कुछ यहाँ गिरा, कुछ यहाँ गिरा। वोल्टेज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। सीरीज के दोनों कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई हो गए। एक तो चार्ज भी सेम है, ऊपर से वोल्टेज का बंटवारा भी हो रहा है। एक तो चार्ज भी सेम है, ऊपर से वोल्टेज का बंटवारा भी हो रहा है। ये पक्का चारों सीरीज में है। हम इसको बोलते हैं, एक्चुअली इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। वही हम, एक काम तो हमारा था इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना, और वो इक्विवेलेंट कैपेसिटी के बारे में मैं एक मिनट ये बात भी करूंगा कि ऐसे मैंने ऐसे इनको भर दिया था, ये 3 या 4 जितने भी हैं, फिर ऐसे बना लिया था ऐसे। अगर ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, कनेक्टिंग वायर्स का तो कोई मीनिंग होता नहीं, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होता नहीं है। ये कनेक्टिंग वायर्स आप हटा दीजिए तो वापस वही सिचुएशन पैदा हो जाएगी ना जो थी, ये बिल्कुल इससे चिपक जाएगा ना। ऐसा लिख लीजिए, when connecting wire, if connecting wires are removed, इसमें से ये A डायग्राम है और ये B डायग्राम है। If connecting wires from B are removed, then the situation will again become same as that of A. Situation will again become same as that of A. हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐसा कर लेते हैं, इसकी एक साइड इधर काम आती है और इसकी एक साइड इधर काम आती है। इस प्लेट की एक साइड इसके काम आ रही है, इस पे भी पॉजिटिव है तो इस पे नेगेटिव है, और इधर पॉजिटिव है। तो ये जो प्लेट है, प्लेट नंबर 2, ये प्लेट 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो ये 3 है और ये 3 है, और ये 4 है और ये 4 है और ये 5 है। क्या 1 पे प्लस चार्ज है, 2 पे नेगेटिव चार्ज है। 2 की इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है ना, वो यहाँ दे दिया मैंने। फिर यहाँ 3 पे इधर नेगेटिव चार्ज है और 3 की इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, वो यहाँ दे दिया। 4 पे यहाँ नेगेटिव चार्ज है और 4 के इधर पॉजिटिव चार्ज है। चार कैपेसिटर्स हैं, 4 पे इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है ना। और ये भी प्लेट 4 है और ये प्लेट 5 है। 1 2 3 4 5, ठीक है। और इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव। मैंने इस प्लेट को क्या किया है, इसको 2 नॉन कंडक्टिंग मान लिया है। इसकी एक नॉन कंडक्टिंग इस कैपेसिटर का साथ दे रही है, और इसकी एक फेस और अदर फेस इस कैपेसिटर का एक पार्ट है। प्लेट 2 जो है वो इस कैपेसिटर की सेकेंडरी प्लेट है, और वही प्लेट इस कैपेसिटर की प्राइमरी प्लेट है। प्लेट 3 जो है वो इस कैपेसिटर की सेकेंडरी प्लेट है, और प्लेट 3 का ये वाला फेस ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। अभी तो आप बस इतना ही कहिए कि अगर आप ये प्लेट है, ये कनेक्टिंग वायर सारे हटा देंगे तो ये बंद हो जाएगी। 2 2 चिपक के एक प्लेट बन जाएंगी, फिर 3 3 एक प्लेट बन जाएंगी, 4 4 चिपक के एक प्लेट बन जाएगी। अगर कनेक्टिंग वायर हटा देंगे तो ये डायग्राम बनेगा। इसमें हमें ज्यादा आसानी से समझ में नहीं आता कि सीरीज से पैरेलल है, तो थोड़े एक्स्ट्रा वायर जोड़ लेते हैं। थोड़े एक्स्ट्रा वायर जोड़ लेने से ये क्लियर हो जाता है कि हाँ यार ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। यहाँ बिल्कुल ही वायर्स यूज नहीं थे, कुछ वायर्स यहाँ यूज कर लेंगे तो पता लग जाएगा कि हाँ ये डेफिनेटली सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो इस समय सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना आपको आता है। मैंने ऑल्टरनेटिव डेरिवेशन शायद हेडिंग दी थी, तो मैं दोबारा ये बात कर ही लेता हूँ। चलिए फिर से डायग्राम बना लीजिए, ये C1 है और चलिए बस ये C2 है, 2 ले लेते हैं और बोलते हैं इसका जो C इक्विवेलेंट है 1/C इक्विवेलेंट है वो है 1/C1 + 1/C2।
ये K1 है और ये T1 है और ये K2 है और ये T2 है। तो C1 को मैं लिखूंगा K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय T1 और C2 को मैं लिखूंगा K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय T2। एरिया दोनों प्लेटों का सेम है, तभी तो दोनों प्लेटों के चार्ज सेम है। और जो ये दो मिलके कर रहे हैं ना, वो अगर मैं चाहता हूं कि एक अकेला करे तो मैं थिकनेस T1 प्लस T2 को एक के इक्विवेलेंट से भर देता हूं। पहली बात तो ये है कि मुझे तो 1 बाय C इक्विवेलेंट ही निकालना है, 1 बाय C इक्विवेलेंट ही निकालना है। चलिए के इक्विवेलेंट पे ही चले जाते हैं। आप इसकी हेडिंग दे दीजिए, आप ये हेडिंग दे दीजिए के इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, के इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। के इक्विवेलेंट की बातें हो गई यहाँ, के इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। तो जो दो मिलके ये कर रहे हैं वो एक अकेला कर दे, बस उस अकेले वाले की थिकनेस T1 प्लस T2 होनी चाहिए, एरिया ये होना चाहिए, और फिर केवल K2 के बजाय पूरी स्पेस में एक मीडियम भर दिया के इक्विवेलेंट का। तो मैं C इक्विवेलेंट को लिख लूंगा के इक्विवेलेंट इनटू एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो वही है और ऊपर चला जाएगा T1 प्लस T2, दिस इज इक्वल टू T1 अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस T2 अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट A। तो ये कैंसिल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A। तो के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ जाएगा T1 प्लस T2 अपॉन T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2, ये समेशन ऑफ T अपॉन समेशन ऑफ T बाय K। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आज पढ़ा रहा हूं सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। ये डाइलेक्ट्रिक्स का सीरीज कॉम्बिनेशन था। सीरीज का मतलब था सिंगल पाथ, तो चार्ज यहां से आके यहां जा रहा था और ये पूरा एक रास्ता था चार्ज को जाने का, एक ही रास्ता था। हर रास्ते में K1 और K2 पूरे आएंगे। यहाँ से चार्ज जाएगा तो भी K1 K2 से होके जाना पड़ेगा, यहाँ से चार्ज जाएगा तो भी K1 K2 से होके जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये सीरीज में है तो ऐसी इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी है और के इक्विवेलेंट में हम इंटरेस्टेड है। और ये फॉर्मूला वैसे ही आ रहा है जैसे थर्मल कंडक्टिविटी आता था, लिख दीजिए सेम एज इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ टू रॉड्स इन सीरीज। ये फॉर्मूला वही है जैसा कि तब आता था जब हम पढ़ते थे टू इन सीरीज। और इसमें लिख देते हैं स्पेशल केस, एक स्पेशल केस, और वो ये है कि T1 इज इक्वल टू T2, तब K इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 अपॉन 1 बाय K1 प्लस 1 अपॉन K2, 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। अगर इनकी थिकनेस बराबर है तो इक्विवेलेंट K का ये फॉर्मूला आएगा। इसको भी काफी यूज करते हैं। अगर इनकी थिकनेस बराबर है तो इक्विवेलेंट K का ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, जनरल फॉर्मूले में T1 प्लस T2 वाली बात पे ध्यान देना पड़ता है। तो अब जो हमने इसके पहले न्यूमेरिकल डिक्टेट किया था ना आपको, अब वो न्यूमेरिकल अब आप कर सकते हैं। अब उसका डिस्कशन हो गया है। तो क्या कहता है स्पेस बिटवीन TPC is filled by K is equal to 4। पहले था T3 था और K 4 था और इसकी कैपेसिटी में भी C1 थी।
और कहता है डिस्टेंस विद द प्लेट्स इज नाउ इंक्रीज बाय इंसर्टिंग अ सेकंड शीट ऑफ थिकनेस 5 मिलीमीटर। ये 3 मिलीमीटर है और ये 5 मिलीमीटर है। और ये तो K इसका 4 ही है, इसका K है और ये C2 जो है वो C1/2 हो गई। कैपेसिटी आधी हो गई, कैपेसिटी आधी हो गई। अब कह रहा है आप वो अननोन जो K है वो बताइए। सीरीज में कुछ आने से कैपेसिटी कम हो गई है, सीरीज में एक्स्ट्रा जोड़ दिया और कैपेसिटी आधी हो गई। सीरीज में तो कैपेसिटी कम होती ही है। जो C1 है, जो C1 है वो है K एप्सिलॉन नॉट A बाय 3। यही रहने दीजिए क्योंकि रेशियो लेना है, इसलिए मिलीमीटर को मिलीमीटर में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और जो C2 होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 बाय K1, T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2। ये और में की मुझे इक्वेशन पता ही है, दिस इज इक्वल टू C1/2। पूरी स्पेस भर दी तो C2 है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन इसकी एयर स्पेस और इसकी एयर स्पेस, इसका T/K और इसका T/K। इसकी थिकनेस अगर डायरेक्ट्रिक की 3 है तो इक्विवेलेंट एयर की 3/K होगी और वो 1/2 into 4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3 है। देखते हैं एप्सिलॉन नॉट A काट दिया और ये 2 काट दिया और ये 3 ऊपर गया है तो 3 is equal to 3/4 plus 5/K। अरे 2 और बचा था into 2, इसको 3/2 भी यहीं ले आता हूँ, ये 1.5 कर लेता हूँ, is equal to 0.75 plus 5/K। ये और इधर ले आता हूँ इसको तो ये 0.75 is equal to 5/K हो जाएगा। ये हो जाएगा 5/3/4 तो ये हो जाएगा 20/3, 6.67। इक्वेशन बनाने की बात है, इसका Kc था, इसका K एप्सिलॉन नॉट A बाय D, इसके कन्वर्जन्स मैंने नहीं किए। इसकी कैपेसिटी है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 और उन्होंने कहा है जो C2 है वो C1/2 है। सीरीज में तो कुछ आ जाने से कैपेसिटी कम होती ही है, सीरीज में कुछ आ जाने से कैपेसिटी कम होती है। और बस फिर सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 20/3। आपको तो ये पहचानना है कि जब ये सब कुछ पैरेलल में है, जब सब कुछ ये पैरेलल में है, कुछ सीरीज में दिख ही नहीं रहा तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक्स होता है। ये लाइन हिट कर दीजिए, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। ये नहीं समझ में आता डायलेक्ट्रिक कब सीरीज में है कब पैरेलल में है, लिख दीजिए when all the plates are parallel, all the plates are parallel। इसको भी प्लेट ही मान लेते हैं, ब्रैकेट मिलती है जो डायलेक्ट्रिक बाउंड्री, डायलेक्ट्रिक की जो बाउंड्री है वो भी जब पैरेलल ही है, डायलेक्ट्रिक बाउंड्री वो भी जब पैरेलल है, ये डायलेक्ट्रिक की बाउंड्री है वो सब जब पैरेलल है तो इट इज नॉट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक्स। जब सब पैरेलल है, जब सब पैरेलल है तो ये डायलेक्ट्रिक्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन है ही नहीं। जब प्लेटें पैरेलल हैं, जब प्लेटें पैरेलल हैं
तो डाइलेक्ट्रिक्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन है ही नहीं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन। एक क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज d and its capacity is C। इस सिस्टम की कैपेसिटी C है। अब मेटालिक प्लेट of negligible thickness is introduced between the plates as shown। ये d/3 है और ये 2d/3। Metallic plate of negligible thickness is introduced to the plates as shown। ये metallic plate है negligible thickness। Find new C। इस सिस्टम की नई कैपेसिटी बताइए, इस सिस्टम की नई कैपेसिटी बताइए। हम यहाँ फिर से यही समझना चाहते हैं कि ये सब एक्चुअली सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये मैंने बैटरी से जोड़ा होगा, इसमें बैटरी से पॉजिटिव आया होगा, इंडक्शन से यहाँ नेगेटिव आया, इस तरफ पॉजिटिव आया, यहाँ नेगेटिव आया, और यहाँ जो पॉजिटिव आया वो बैटरी के नेगेटिव में चला गया। अब इन प्लेटों को मैं ऐसा बना रहा हूँ, मान लीजिए प्लेट नंबर 1 है, प्लेट नंबर 2 है और प्लेट नंबर 3 है। तो 1 और 2 में ऐसे बना रहा हूँ और 2 और 3 में ऐसे बना रहा हूँ। अब मुझे क्लियर दिख रहा है, 1 पे तो एक ही तरफ चार्ज है और 2 पे दोनों तरफ चार्ज है, तो इधर 2 पे ये चार्ज है और इधर 2 पे ये चार्ज है और 3 पे ये चार्ज है। बस अब मुझे दिख रहा है ये पैरेलल में है, सॉरी सीरीज में है, चार्ज सेम है ही और ये कॉमन प्लेट है। ये प्लेट एक कैपेसिटर बनाने के लिए तो एक ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट लगती है और एक ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट लगती है। तो आप इसको दो नॉन कंडक्टिंग प्लेट मान लो, एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट इसके काम आ गई और एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट उसके काम आ गई। ये प्लेट हमने जरा डबल ले ली, इसको डबल ले लिया है, एक तरफ इस तरफ का चार्ज इसको दे दिया है और उस तरफ का चार्ज इसको दे दिया है, बस इतना ही है। और ये कनेक्टिंग वायर जब हटा दोगे और इनको चिपका दोगे, कनेक्टिंग वायर हटा दोगे और ये चिपका दोगे, दोनों प्लेटों को टच कर दोगे तो 2 और 2 तो 2 ही रहेगी और ये 3 हो जाएगी। वापस कनेक्टिंग प्लेट्स हटाने के बाद ये वापस वही सर्किट बन जाएगा जैसा पहले था। इसलिए मुझे खाली यही पहचान कराना है कि हाँ ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। और डिस्टेंस अगर 1/3 हो गया, इसकी कैपेसिटी 3C हो गई और इसकी कैपेसिटी 3C/2 हो गई। Now two capacitors of 3C and 3C/2 are in series, क्योंकि C proportional to 1/d होता है ना। डिस्टेंस 1/3 हो गया तो कैपेसिटी 3 टाइम्स हो गई और डिस्टेंस 2/3 हो गया तो कैपेसिटी 3/2 टाइम्स हो गई। अब आप 3C into 3C/2 upon 3C plus 3C/2 कर दीजिए। ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है तो 9/2 into C square upon 3 to the 6 plus 3 9 C/2, तो ये आंसर आ जाएगा C। थ्री टू द 6 plus 3 9 और 3 3 9 C/2, ये 9 C/2 ये 9 C/2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा C। आंसर तो C आना ही था क्योंकि ये नेग्लिजिबल है, ये नेग्लिजिबल है, इसको नेग्लेक्ट कर दो तो इसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम इस प्लेट को कहीं भी रख लेते, मिडिल में रख लेते तो भी आंसर C आता, यहां रख लेते d/10 और 9d/10 पे तो भी आंसर C आना था। लिख दीजिए द रिजल्टेंट आंसर विल ऑलवेज बी C, द रिजल्टेंट आंसर विल ऑलवेज बी C irrespective of the position of the middle plate। वैसे ही उसने कह दिया नेग्लिजिबल थिकनेस,
इसके आने से कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ मौजूद बोलिए। सर अगर थिकनेस ज्यादा होगी तो कुछ फर्क पड़ेगा सी पे? हाँ यार, थिकनेस ज्यादा होगी तो फर्क पड़ेगा ना। थिकनेस ज्यादा होगी तो ये फर्क पड़ जाएगा। ये अगला क्वेश्चन कर लीजिए कि साहब ये डी है और ये डी बाय 20 है, ये मेटल है। अब कहता है कैपेसिटी निकालिए, तो कैपेसिटी होगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस डी बाय 20 प्लस डी बाय 20 इंटू के, और के को डाल देना इनफाइनाइट। तो ये 90 डी बाय 20 और डी बाय इनफाइनाइट, ये हो जाएगा खत्म। तो जो नई कैपेसिटी हो गई है, वो 20 बाय 19 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी हो गई। शायद 20 बाय 19 टाइम्स पुरानी कैपेसिटी हो गई। अभी तो क्या था, टी बाय के में टी भी नेग्लिजिबल है, ये पूरा टर्म ही खत्म हो गया था। अगर इसकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा होगी तो फिर नॉर्मल ये वाले फॉर्मूले पे दिमाग चला जाएगा। अगर नेग्लिजिबल थिकनेस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कहीं भी रखो, और अगर थिकनेस कुछ और है तो कैलकुलेट कर लो। फिर इफेक्टिव स्पेस जहां इलेक्ट्रिकल फील्ड जिंदा बचेगी वो स्पेस कम हो जाएगी ना। इफेक्टिव स्पेस जहां इलेक्ट्रिकल फील्ड जिंदा बचेगी वो स्पेस कम हो जाएगी। ठीक है, हमें तो खाली यही सीखना है कि भाई ऐसे में ऐसा जब डायग्राम बनता है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे जब बीच में तुम कुछ रख देते हो तो ये सब सीरीज में होते हैं, क्योंकि सब पे चार्ज सेम जा रहा है। ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये प्लेट है, सब पे चार्ज सेम। और वोल्टेज का तो बंटवारा होता है, क्योंकि वो E इंटू डी होता है। या तो E अलग अलग हो जाएंगे बीच में, या D अलग अलग हो जाएंगे, वोल्टेज का बंटवारा होता है। अगला क्वेश्चन है, जैसे ही लिखिए, कहता है एयर कैपेसिटर की कैपेसिटी है 9 पिकोफैराड। एयर कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटी है 9 पिकोफैराड। P1 है D by 3, K1 है 3, P2 है 2D by 3 और K2 है 6। पहले ये एयर कैपेसिटर था और प्लेटों के बीच में शायद डिस्टेंस D था। अब कहता है सिस्टम की इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाल दीजिए। पूरा भर दिया है D को, आप देख रहे हैं इसने पूरा भर दिया है। ये D by 3 है और ये 2D by 3। यहाँ बार बार एक बात नोट करिए, D लेस देन D है, ये बार बार नोट करिए आप। इसकी थिकनेस भी D से कम है, इसकी थिकनेस भी D से कम है। सीरीज में तभी तो अंदर फंसेंगे एक दूसरे के, जब हर एक की T लेस देन D होनी चाहिए। ये बात यही लिख दीजिए, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन इट इज नेसेसरी दैट T of each be less than D। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हर एक की थिकनेस D से कम होनी चाहिए। तो अभी तो मैं इसका एक तरीका ये बताता हूं, तुम ना क्या करो कि इक्विवेलेंट निकाल लो। कि इक्विवेलेंट है T1 plus T2 अपॉन T1 by K1 plus T2 by K2। तो T1 plus T2 is D by 3 plus 2D by 3, ये तो D हो जाएगा। और T1 by K1 तो ये D by 3 अपॉन 3 हो जाएगा, प्लस T2 by K2 तो 2D by 3 अपॉन ये हो जाएगा D अपॉन D by 9 प्लस 2D by 18 हो जाएगा D अपॉन D by 9 प्लस D by 9। 9 by 2 हो जाएगा, जो K इक्विवेलेंट है वो 4.5 आ गया।
जो के इक्विवेलेंट है वो 4.5 आ गया और सी इक्विवेलेंट हो जाएगी के इक्विवेलेंट इनटू सी होल्ड सी एयर। पहले स्टेप में तुम के इक्विवेलेंट निकाल लो और दूसरे स्टेप में ये बोल दो कि अगर तुमने पूरे स्पेस को ये 4.5 वाले से भर दिया, थोड़ा 3 से भरा और थोड़ा 6 से भरा, ऐसा करने के बजाय तुमने पूरा 4.5 से भर दिया, तो फिर कैपेसिटी भी पुरानी कैपेसिटी की 4.5 टाइम्स हो जाएगी ना। पहले तुम इक्विवेलेंट के निकाल लो और फिर बोल दो कि ऐसा लग रहा है जैसे मैंने थोड़ा 3 से भरा और थोड़ा 6 से भरा, ऐसा नहीं है, पूरा 4.5 से भर दिया, पूरा 4.5 से भर दिया, तो कैपेसिटी पुरानी कैपेसिटी के 4.5 टाइम्स हो जाएगी। हाँ बोलो अमरजोत। सर तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपन 2 कैपेसिटर नहीं बनाएंगे। बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप ये बनाइए। देखिए फिर आपका दूसरा मेथड ये है, फिर आप ये करिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। C1 को लिखिए K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/3 और C2 को लिखिए K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D/3 और फिर C इक्विवेलेंट को आप C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 से निकाल लीजिए, जहां बाद में आप कहीं एक एप्सिलॉन नॉट A/D आएगा कॉमन, उसको पुरानी कैपेसिटी जो 9 पिकोफैराड ली थी वो डाल देना। आप बढ़िया C1 लिखिए, C2 लिखिए, ये सीरीज में है, आप इससे निकाल लीजिए, एक ही बात है, कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके आपके सही हैं। मैं जो तरीका प्रिफर करता हूं वो ये है कि पहले के इक्विवेलेंट निकाल लो और फिर के इक्विवेलेंट इनटू सी ओल्ड कर दो, तो वो सी न्यू आ जाएगा। बोलिए अनुष्का। सर C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन सिग्मा अपॉन समीशन ऑफ T/K नहीं कर सकते? नहीं, वो सी में डायरेक्ट नहीं लगेगा, आप उन्हें 2 स्टेप्स में ही करिए। के इक्विवेलेंट अलग निकालिए और बाद में सी इक्विवेलेंट इनटू सी ओल्ड अलग करिए। पहले के इक्विवेलेंट निकालना ही ठीक है, अलग से, एक साथ मत करिए। अब हेडिंग दे देते हैं, मल्टीपल स्लैब्स in between the capacitor plates। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है perpendicular to plates। ये अगर ये प्लेट है तो वो स्लैब ऐसे हैं, ऐसे हैं, ये स्लैब। ये कैपेसिटर प्लेट है, आपको पहचानना पड़ेगा कि ये प्लेट है कि ये प्लेट है। ये कैपेसिटर प्लेट है जो कि ये ए से जुड़ी है और ये कैपेसिटर प्लेट है जो कि ये बी से जुड़ी है, ठीक है। ये एक डाइलेक्ट्रिक है K1 का, ये डाइलेक्ट्रिक है K2 का और ये डाइलेक्ट्रिक है K3 का। पहले हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे रखते थे, ये ऐसे ऐसे, तब क्या था, T लेस देन D था। अब यहाँ क्या, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है और इसका एरिया A3 है। अब T और D तो बराबर है, एरिया A1 लेस देन A प्लेट है, एरियाज छोटे छोटे हैं, एरियाज छोटे छोटे हैं। और आप जानते हैं चार्ज का बंटवारा चार्ज एरिया पे रिसाइड करता है। चार्ज रिसाइड्स ऑन एरिया, charge resides on area, where areas are different, so charges are different, areas are different, so charges are different. And also
potential difference across each capacitor, potential difference across each capacitor is same. मैं दरअसल ये कहना चाह रहा हूं कि A1 का आप ये कैपेसिटर ले लीजिए, A2 एरिया का ये कैपेसिटर ले लीजिए और A3 एरिया का ये कैपेसिटर ले लीजिए। अब क्या है, ये अगर ये A है तो ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है। एक्चुअली ये कैपेसिटर भी A और B के बीच जुड़ा है, ये कैपेसिटर भी A और B के बीच जुड़ा है और ये कैपेसिटर भी A और B के बीच जुड़ा है। तो इसलिए तो ये सारे के सारे पैरेलल में हुए ना। ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर है। लिख दीजिए, वोल्टेज अक्रॉस ईच इज सेम, voltage across each is same because each capacitor is connected between same two points. Voltage across each is same because each capacitor is connected between same two points. All are in parallel. All are in parallel. तो C इक्विवेलेंट में डायरेक्ट बोल दूंगा C1 प्लस C2 प्लस C3 है। C1 यानी K1 एप्सिलॉन नॉट A1 बाय D, D सबका सेम है। ये है K2 एप्सिलॉन नॉट A2 बाय D और ये है K3 एप्सिलॉन नॉट A3 बाय D। और जो ये सब मिलके कर रहे हैं वो अगर एक अकेले ही कर दे, टोटल एरिया A वाला और डिस्टेंस D वाला, तुम प्लेट्स के बीच में तुम थोड़ी स्पेस मिट्टी से भरी है, थोड़ी माइका से भरी है, थोड़ी सीमेंट से भरी है, इसके बजाय पूरी प्लास्टिक से भर दो तो उसके K को K इक्विवेलेंट कहेंगे। तो ये होगा इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो जाएगी K इक्विवेलेंट इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल एरिया है ये A अपॉन D, D कैंसिल हो जाएगा तो K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो गया K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन K3 A3 अपॉन टोटल एरिया। टोटल एरिया मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3। अगर दो होंगे, दो मटेरियल बीच में भरेंगे तो K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। और अगर आइडेंटिकल, अगर एरियाज बराबर होंगे तो K1 is equal to A2 then K equivalent is K1 plus K2 by 2। मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटी, इक्विवेलेंट K को ही ध्यान रखना चाहिए बस। इक्विवेलेंट K का फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए। ये भी वैसा ही है, जब हम पैरेलल में स्लैब छोड़ते थे, हीट यहां से यहां जाती थी। इस पूरे का वोल्टेज हाई है और इस पूरे का लो वोल्टेज है। अगर ये A है तो ये भी A है और ये भी A है, और अगर ये B है तो ये भी B है और ये भी B है। ये कैपेसिटर भी A और B के बीच में है, ये कैपेसिटर भी A और B के बीच में है, ये कैपेसिटर भी A और B के बीच में है, पैरेलल में है। वैसे भी हमने देखा चार्ज का बंटवारा हुआ है और वोल्टेज सेम है। चार्ज का बंटवारा हुआ है और बैटरी, जो बैटरी का वोल्टेज है वही यहाँ है, जो बैटरी का वोल्टेज है वही यहाँ है, और जो बैटरी का वोल्टेज है वही यहाँ है। तो ये पैरेलल में है। आप पहले इक्विवेलेंट K निकाल लीजिएगा और इक्विवेलेंट K को फिर पुरानी कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको नई कैपेसिटी मिल जाएगी। यही तरीका है। जब ये एयर कैपेसिटर था ना, जब ये एयर कैपेसिटर था तो उसकी कैपेसिटी सवाल में देते हैं, फिर बोलते हैं ऐसे भर दिया, ये भर दिया, उस पूरे का इक्विवेलेंट K निकाल लो और बस K इक्विवेलेंट को पुरानी कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो नई कैपेसिटी मिल जाएगी। सिंपल। इनमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये लोग अगर बताते नहीं है ना कि एरियाज कितने हैं या डिस्टेंसेस कितने हैं, तो हम हमेशा उनको आधा आधा मान लेते हैं। पहली बात तो चलो अच्छा ये सुनते हैं कि यार सीरीज कब है और पैरेलल कब है, ये पहचानते हैं एक बार फिर से। तो जब कुछ भी सीरीज में नहीं है तो ये सीरीज कहलाता है और इसमें ये पैरेलल कहलाता है।
पैरेलल मतलब चार्ज के बहने का एक ये रास्ता है और चार्ज के बहने का एक ये रास्ता है, और यहाँ तो एक ही रास्ता है। फिर वही बात आती है, सीरीज मतलब सिंगल पाथ और पैरेलल मतलब मेनी इंडिपेंडेंट पाथ्स। ये जब कुछ भी सीरीज, जब सारे पैरेलल हैं तो ये पैरेलल नहीं है, तब ये सीरीज है। जब सारे पैरेलल हैं तो ये पैरेलल नहीं है, तब ये सीरीज है। और जब ये प्लेटें कट रही हैं, जब प्लेटें कट रही हैं तो ये पैरेलल पाथ्स हैं। चार्ज के बहने का एक ये रास्ता है और चार्ज के बहने का एक ये रास्ता है। सीरीज में T इज लेस देन D और पैरेलल में एरिया इज लेस देन टोटल एरिया। A1 इज लेस देन A टोटल, ऐसा कुछ। न्यूमेरिकल में ये आपको बताता नहीं है कि इसने सीरीज का नाम और पैरेलल का नाम ये लेता नहीं है, आपको पहचानना रहता है। जैसे एक सवाल में उसने कह दिया था D/3 की एक प्लेट और 2D/3 की एक प्लेट, तब D/3 और 2D/3 तो फिर सीरीज में ही है ना। अगर मैं कहूं A/3 और 2A/3 तो फिर ये पैरेलल में हुए ना। ऐसे ही फिर से लिख दीजिए क्वेश्चन, फिर से डैश करके ऐसी जानकारी लिख दीजिए। If dielectrics are of thickness D/3 and 2D/3, if dielectrics are of thickness D/3 and 2D/3, then these are in series. Because thickness of each dielectric is less than D. Because thickness of each dielectric is less than D. And if the areas of the two capacitors are, areas of the two dielectrics are, areas of the two dielectrics are A/2 and A/2, भले ही बराबर हैं, A/2 and A/2, then these are in parallel. Then these are in parallel because area of each dielectric is less than the total area of the capacitor plates. Area of each dielectric is less than the total area of the capacitor plates. ठीक है? ओके। अब इसमें वो मैं आपसे ये बोलता हूं कि साहब ये है एक क्वेश्चन, ये है एक क्वेश्चन, ये है कि ये K है और ये एयर है, C एयर, C थी, अभी अब C रिजल्टेंट, अब इसको भरने के बाद C रिजल्टेंट क्या है वो बताओ। आपको पहचानना ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये तो एयर यानी K1 है, एयर का K1 होता है, और इसने बोला नहीं है तो मैं जो कुछ भी है आधा आधा लूंगा। अभी क्या है, कैपेसिटर प्लेट्स एक्चुअली ये हैं, कैपेसिटर प्लेट्स ये हैं, तो प्लेट कट रही है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। के इक्विवेलेंट है K1 प्लस K2/2 यानी K प्लस 1/2, तो C इक्विवेलेंट है K इक्विवेलेंट इनटू C एयर, तो ये हो जाएगा K1 प्लस 1/2 इनटू C एयर। प्लेटें नॉर्मली हम लोग वर्टिकल बनाते थे, आज हमने प्लेटें हॉरिजॉन्टल बना दी हैं। ये प्लेट है और ये प्लेट है, और डाइलेक्ट्रिक की बाउंड्री से प्लेट आधी आधी कट रही है। उसने A/2 बोला नहीं है, पर अगर कुछ नहीं बोला है तो मैं उसे हमेशा आधा आधा ही मानूंगा, नहीं तो वो बोलता A/3, A/4, A/5 कुछ बोलता है ना। लिख दीजिए the plates are horizontal and the boundary of the dielectric is cutting the plates. Boundary of the dielectric is cutting the plates into two halves. Thus charge gets distributed. अगर प्लेट बढ़ गई, प्लेट हर एक को अलग अलग मिल गई, तो फिर चार्ज बढ़ गया, और चार्ज बढ़ गया मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही ये एक क्वेश्चन है,
ठीक है, अब बना दिया तो बना दिया। ये एयर है और इसका के है 3। सी एयर था 10 माइक्रोफैरेड, अब सी न्यू क्या होगा? अब प्लेट्स ये हैं और ये डाइलेक्ट्रिक की बाउंड्री है और ये K1 है और कुछ नहीं कहा है तो जरूर ये डिस्टेंस d/2 है, जरूर ये डिस्टेंस d/2 है। तो K इक्वलेंट हो जाएगा 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, यानी 2 into 1 into 3 अपॉन 1 plus 3। तो 2 into 3/4 then 3/2 then 1.5। तो ये कैपेसिटी हो जाएगी 15 माइक्रोफैराड। कुछ नहीं बोला है तो मैं ये डिस्टेंस मैंने आधे आधे माने हैं, कुछ नहीं बोला है तो डिस्टेंसेस आधे आधे माने हैं। और बस अभी ये देखिए, जब सब कुछ पैरेलल है तो एक्चुअली ये डाइलेक्ट्रिक्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है। अभी चार्ज सेम है, एरिया सेम है तो चार्ज सेम है तो सीरीज, एरिया सेम है तो चार्ज सेम है तो सीरीज। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये करना है, ये A है, ये A/3 है, ये A/3 है, ये A/3 है। इसको मैंने बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से जोड़ा हुआ है और इसका पूरा एरिया ये है और ये ऐसा है, ये पॉइंट P है, पॉजिटिव है, और ये बैटरी की नेगेटिव प्लेट से जुड़ा है N। ये डिस्टेंस D है, ये डिस्टेंस 2D है और ये डिस्टेंस 3D है। अब कहता है सिस्टम की कैपेसिटी निकालिए। एक प्लेट तो सीधी है और एक प्लेट आड़ी तिरछी है, कटी कटी स्टेप्स में है। आप ये मान सकते हैं फिर से कि भाई ये भी P है, ये भी P है, ये भी P है और ये भी N है और ये भी N है और ये भी N है। हम 3 कैपेसिटर्स मान सकते हैं, हम ऐसे अलग अलग 3 कैपेसिटर मान सकते हैं। और अब मैं इनको ऐसे बराबर भी दिखा सकता हूँ, ऐसे भी दिखा सकता हूँ। भाई ये C1 लिख लूंगा, ये C2 लिख लूंगा, ये C3 लिख लूंगा। अब ये भी P और N के बीच में है, ये भी P और N के बीच में है और ये भी P और N के बीच में है। तो है तो सब पैरेलल में, है तो सब पैरेलल में। मैं इनको ऐसे जोड़ भी सकता हूँ एक बैटरी से, मैं इनको एक बैटरी से जोड़ भी सकता हूँ। ये यहाँ ये ऐसे बैटरी से जुड़ेगी, ये सब सेम पोटेंशियल पे है, पॉजिटिव वाले, और ये सब एन पोटेंशियल पे है। तो जरूर अगर ये पैरेलल में है, आप मान गए तो C1 प्लस C2 प्लस C3, जहाँ C1 आपको लिखना है एप्सिलॉन नॉट A/3 अपॉन D, C2 आपको लिखना है एप्सिलॉन नॉट A/3 अपॉन 2D और C3 आपको लिखना है एप्सिलॉन नॉट A बाय जो भी है। और है ये पैरेलल में ही, है ये पैरेलल में, क्योंकि ये सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं और ये सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं। है ये पैरेलल में, ये सीरीज में नहीं है, ये पैरेलल में है। ये कैपेसिटर भी P और N के बीच है, ये कैपेसिटर भी P और N के बीच में है और एक कैपेसिटर भी P और N के बीच में है। यहाँ एक फील्ड, एक कैपेसिटर में फील्ड ऐसी है, दूसरे कैपेसिटर में फील्ड ऐसी है और तीसरे कैपेसिटर में फील्ड ऐसी है। चलो अच्छा, इसमें तुम E1 बाय E3 कंपेयर करके बताओ। E1 बाय E3, यहाँ इंटेंसिटी E1 है, यहाँ इंटेंसिटी E1 है, यहाँ E2 है और यहाँ इंटेंसिटी E3 है। इक्वल, हैं? इक्वल 3:1। E का फॉर्मूला होता है V बाई डी। एक्चुअली वोल्टेज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, क्योंकि वो बैटरी ने पैदा किया है। लिख दीजिए E इज इक्वल टू V बाई डी, एंड V इज सेम फॉर ऑल created by battery।
Therefore 3/1 यहाँ फील्ड मोर स्ट्रांग होगी। फील्ड अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लेती है कि अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम पैदा हो जाए। फील्ड एडजस्ट कर लेती है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम पैदा हो जाए। एक क्वेश्चन ये है कि इसका K2 है यहाँ पर, इसका K है 2 और एक डाइलेक्ट्रिक ऐसा रखा है जिसका K है 3 और ये डिस्टेंस x है और इन दोनों की कैपेसिटी बराबर है, बाकी सब सेम है। जरूर ये डिस्टेंस भी d है और ये डिस्टेंस भी d है। एक डाइलेक्ट्रिक ऐसे भरा है कि ऐसे भरा है? अब कहता है बस d और x में फाइंड x इन टर्म्स ऑफ d। x को आपको निकालना है d के टर्म्स में। तो या तो प्लेट कट रही है, ये पैरेलल वाला केस है। अगर इनकी कैपेसिटी इक्वल है, अगर इनकी कैपेसिटी इक्वल है अब इस समय, तो इनके K इक्विवेलेंट बराबर हैं। इनकी मैं कैपेसिटीज को इक्वेट कर देता हूं, या तो K इक्विवेलेंट को इक्वेट कर दो। इसमें तो K इक्विवेलेंट निकालना आसान नहीं जाएगा। बेहतर है, अच्छा है मैं K इक्विवेलेंट के बजाय बेसिक से ही कराता हूं। इसमें कैपेसिटी आएगी K + 1/2, 2 + 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/d। ये इसकी कैपेसिटी है, ये पैरेलल में है और वो लोग सीरीज में हैं। तो सीरीज में एप्सिलॉन नॉट K अपॉन d माइनस x प्लस x/k और इसका K है 3, है ना। मैंने इनकी कैपेसिटी में इनके K इक्विवेलेंट को भी इक्वेट कर सकता था क्योंकि दोनों की कैपेसिटी सेम है। अब इसे 2 ब्लॉक मान लो और K इक्विवेलेंट लिख लो, वो भी चलेगा, पर ये शायद ज्यादा अच्छा पड़ता है। इसकी टोटल कैपेसिटी है और ये वाला फॉर्मूला में ज्यादा पसंद है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d माइनस t प्लस t/k। अब बस आप इन्हें सॉल्व कर लीजिए। 3/2 1.5 अपॉन d इक्वल टू 1 अपॉन d और ये हो जाएगा -2x/3। तो 1.5d माइनस 1.5 इंटू 2/3x इज इक्वल टू d। तो 1.5d माइनस x इज इक्वल टू d। तो 0.5d इज इक्वल टू x। x आ गया d/2, है ना। ये सीरीज पैरेलल डाइलेक्ट्रिक्स के सीरीज पैरेलल हो चुके हैं। अब इन पे कुछ फाइनल क्वेश्चंस बचे। सीरीज पढ़ लिया, पैरेलल पढ़ लिया और अब लिख दीजिए मिक्स्ड। सीरीज और पैरेलल को पढ़ लिया। सीरीज में t लेस देन d होता है और पैरेलल में a लेस देन एरिया, टोटल एरिया होता है। पैरेलल में एरिया बढ़ता है तो चार्ज बढ़ता है और सीरीज में थिकनेस बढ़ती है। t लेस देन d होता है सीरीज में। अब वो ऐसा कह रहा है कि मैंने इनके बीच में बस ऐसा भर दिया है, ये K1 है, ये K2 है और ये K3 है, ये केस है। अब कहता है इस सिस्टम का इक्विवेलेंट K निकालना है आपको। इस सिस्टम का इक्विवेलेंट K निकालना है। ये टोटल डिस्टेंस D है और ये टोटल एरिया A। मैं इसे शायद ऐसा मान सकता हूं, ये C1 है, ये C2 है और ये C है और ये बैटरी से जुड़ेंगी, ये प्लेट है। ये C3। इसमें जो करना चाहिए, मेरी बात सुनो, इस टाइप के सवालों में मेरी बात सुन लो कि तुम पहले टोटल कैपेसिटी ले लो। जब यहाँ कुछ भी नहीं था
जब यहाँ कुछ भी नहीं था, जब यहाँ खाली एयर थी, तो कैपेसिटी थी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ना हर एक की कैपेसिटी को सी के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, ऐसे खाली सी बोलेंगे, ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दो कि when there is no medium in between, when there is no medium in between, ठीक है। तो हर एक को ना सी के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे अपन। इस पूरा जब यहाँ कुछ नहीं था ना, तो हर एक की सी थी। अभी ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि इनका डी लेस देन टी है और इनका टी लेस देन डी है, और ये लोग पैरेलल में है। इन दोनों का रिजल्टेंट इसके पैरेलल में है, क्योंकि एरियाज का बंटवारा हो रहा है। ऐसा डायग्राम हमने बना लिया। अब देखो C1 को क्या लिखोगे? लिखोगे K1 एप्सिलॉन नॉट A by 2 अपॉन D by 2। तो C1 को लिखोगे K1 नॉट एप्सिलॉन नॉट A by D, तो C1 हो जाएगा K1C। इसको खाली इस तरह से ले आओ, इसी तरह हो जाएगा C2 हो जाएगा K2C। अब C3 को पूरा देखते हैं। C3 है K3 एप्सिलॉन नॉट A by 2 और D पूरा, तो हो जाएगा K3 by 2 एप्सिलॉन नॉट A by D, तो हो जाएगा K3 by 2 C। बस बढ़िया है, हर एक को C के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लीजिए, हर एक को C के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लीजिए। अब हम आ रहे हैं, अब हमारे पास यहां ये कॉम्बिनेशन है, C1 is K1C, C2 is K2C and C3 is K3C by 2। अब ये आंसर आ जाएगा आपका। अब ये आएगा K1C प्लस K2C, नहीं K1C इंटू K2C सीरीज में है ना ये लोग, अपॉन K1C प्लस K2C प्लस K3C by 2। ये C इक्विवेलेंट आएगा। इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट ये आएगा, और इन दोनों के सीरीज के रिजल्टेंट के पैरेलल में ये है। ये सब सवाल बड़े मस्त बन जाएंगे, हर एक को C के टर्म्स में लिख लेना। अब क्या होगा इसमें, ये हो जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 C प्लस K3 by 2 C। ये C इक्विवेलेंट हो जाएगा, जिसको कि हम एक्चुअली K इक्विवेलेंट इंटू C कहना चाहते हैं। इसको हम K इक्विवेलेंट इंटू C कहना चाहते हैं, और इस वजह से अगर मैं खाली K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकालूं, तो K इक्विवेलेंट आएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 by 2। ये K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 by 2, समझे? ये K1C है, ये K2C है, ये K3C by 2 है, और ये दोनों का सीरीज इसके पैरेलल में है, और इस पूरे को तुम K इक्विवेलेंट इंटू C से मल्टीप्लाई कर सकते हो। इनमें वो तुम्हें K इक्विवेलेंट निकालने को देते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, ये लगातार पेपर में आ रहे हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, और ये देखने में बहुत लेंथी लगते हैं। अगर तुम इसको K1C नहीं लिखोगे, अगर तुम इसको K1C और K2C नहीं लिखोगे, तो ये वास्तव में बहुत लेंथी है, और अदरवाइज इनमें कुछ भी नहीं है। लगातार ये पेपर में आ रहे हैं, क्योंकि ये दिखने में लेंथी है। इनको सॉल्व करने की एक शॉर्ट ट्रिक ये भी है। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको भी 1 मान लेता, इसको भी 1 मान लेता और इसको भी 1 मान लेता, तो K इक्विवेलेंट पूरा ही 1 हो जाता। तो वो ऑप्शन ढूंढो जिससे तुम K1 को भी 1 डाल दो, K2 को भी 1 डाल दो, K3 को भी 1 डाल दो, और जिससे भी आंसर 1 आ जाए। लिखो शॉर्ट ट्रिक। बहुत कम शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाता हूँ, हालांकि ट्रिक के नाम से ही मास्टर लोग
चलते हैं, ये ट्रिक वाले मास्टर है। लिख दो, पुट K1 is equal to K2 is equal to K3, K1 is equal to K2 is equal to K3, and solve all the options, and solve all the options. And the option which reduces to 1, the option which reduces to 1 is the correct answer. The option which reduces to 1 is the correct answer. हालांकि ऐसी भी बदकिस्मती हो सकती है आपकी कि चारों ऑप्शन 1 आ जाए, इसलिए ये मेथड तो आपको सीखना ही पड़ेगा। अब इसमें चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। इसको भी 1 डालता हूं, इसको भी 1 डालता हूं, सब 1 डालता हूं, तो ये 1 into 1 upon 1 plus 1 हो गया, प्लस ये 1/2 हो गया, तो हाँ ये 1/2 plus 1/2 हो गया। हाँ ये सही आंसर है, हाँ ये सही आंसर है। सबको 1 डाल दो, सबको 1 डाल दो और आंसर 1 आ जाए जिस ऑप्शन से। अगर ऐसा एक ही ऑप्शन है जिससे आंसर 1 आ रहा है तो बस वही आंसर। इसमें नेक्स्ट वैरायटी ये बनती है कि अब ये ऐसे जोड़ देते हैं इसको, ये K1 K2 और ये K3, ये K1 K2 और ये K3, और इसके ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं, आप चाहे तो सिर्फ ऑप्शन से देख लीजिएगा। आप इसमें ऑप्शंस पुट कर सब में सबको 1 डाल के देखिए। और बता दीजिए कौन सा आंसर है। सेकंड। बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आ गया। सब यदि 1 है तो इसमें मैं पुट कर लेता हूँ, ये भी 1/2 हो गया और ये भी 1/2 हो गया। ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि तो पता नहीं कहाँ जाए, और इसमें भी 2 ऊपर ऐड हो रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। हाँ ये हो सकता है शायद, ये 1/1 plus 1/1 पर ये 2 हो जाएगा, ये भी नहीं है। अब इसको एक्चुअल मेथड से करते हैं। ट्रिक इस वाले में अभी तक तो पेपरों में आया है लगातार और ट्रिक हमेशा काम आई है, पर फिर भी चलो बेसिक से देख लेते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें मेरे हिसाब से कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखना। एक बड़ी प्रॉब्लम तो है, मेरे लिए ये कहना आसान नहीं है, मैं ये डायरेक्टली नहीं कहना चाहता। हालांकि ये सवाल ऐसे ही शायद एग्जाम में आया है, तब तो आप ऑप्शन से ही काम चला लीजिए, किसी जेई के पेपर नहीं आया है। पर एक बार जरा ध्यान से सुन लीजिए, मैं ये नहीं कह सकता कि ये दो पैरेलल में और इनका रिजल्टेंट सीरीज में, मैं ऐसा नहीं कह सकता। ऐसा वार्निंग लिख दीजिए, ये गलत है, कायदे से ये गलत है। लिख दीजिए, इट इज रॉन्ग टू से दैट, it is wrong to say that K1 and K2 are in parallel. K1 and K2 are in parallel, and the resultant is in series with K3, C3, and the resultant is in series with K3. ये गलत है ऐसा कहना। कारण क्या है? एक्चुअली K1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, और K2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम नहीं होगा। इनका D सेम है ना, इसके अंदर फील्ड होगी E/K1 और इसके अंदर फील्ड होगी E/K2, वो फील्ड अलग होगी और E to D इनका डिफरेंट आएगा। लिख दीजिए, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1
will not be same as potential difference across C2. ये बहुत डीप और बहुत गहरी बात है और मेजर गलतियां यहाँ होती हैं। इसका जो वोल्टेज है और इसका जो वोल्टेज है वो सेम नहीं है। इसका जो वोल्टेज और इसका जो वोल्टेज है वो सेम नहीं है, इसलिए कायदे से मुझे ये नहीं करना चाहिए। फिर इसका तरीका ये है कि तुम ये मान लो कि ये भी K3 है, ये भी K3। अब मैं जो भी हो इन दोनों को सीरीज में कह सकता हूं, क्योंकि V1 प्लस V2 इसका भी टोटल वोल्टेज V है और V1 प्लस V2 इसका भी टोटल वोल्टेज V है। प्रेफरेबल मेथड ये बना लो, ये प्रेफरेबल मेथड ये है कि तुम ये जो K3 था ना इसको पूरा ले लो। अब देखो जो कैपेसिटी आ रही थी वो आ रही थी एप्सिलॉन नॉट A बाय D, तभी एयर था तो K1 जो C1 आएगी वो आएगी K1C, क्योंकि इसका एरिया भी आधा हो गया और डिस्टेंस भी आधा हो गया। जो C2 आएगी वो आएगी K2C और जो C3 आएगी वो आएगी K3C। ठीक है ना, क्योंकि इसका एरिया भी आधा हो गया और डिस्टेंस भी आधा हो गया। अब मैं इन दोनों को सीरीज में ले रहा हूं, K1 K3 वालों को, तो आ जाएगा K1 K3 अपॉन K1 प्लस K3, और फिर इन दोनों को भी सीरीज में ले रहा हूं और इनके रिजल्टेंट को पैरेलल में ले रहा हूं। इन दोनों का रिजल्टेंट ये है और इन दोनों का रिजल्टेंट ये है प्लस K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3। मेरे हिसाब से आंसर ये आना चाहिए था। आप इन दोनों को सीरीज में लीजिए और इनके रिजल्टेंट को पैरेलल में ले लीजिए। इसमें भी चेक कर लेते हैं, 1 into 1 upon 1 plus 1 plus 1 into 1 upon 1 plus 1, ये 1/2 plus 1/2, आंसर 1 तो आ गया, पर एक्चुअली वो गलत सवाल था, गलत तरीके से वो ऑप्शन उसके गलत दिए गए। वो भी इसी तरह चेक करने के लिए बनाया गया होगा कि जिससे 1 आ जाए बस वही करेंगे। आप ये ध्यान देना कि सीरीज को प्रेफर करना, ये सीरीज में है और इनके रिजल्टेंट पैरेलल में है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आप यही कर लेते हैं। चलिए चारों ही अलग कर लेते हैं, K1 K2 K3 K4 चारों ही अलग कर लेते हैं। इसका आंसर बताइए। तो वही आएगा C1, ये आएगा K1C, ये आएगा K2C, ये आएगा K3C और ये आएगा K4C। ऊपर से आ जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 और इधर से आ जाएगा K3 प्लस K4, K3 इंटू K4 अपॉन K3 प्लस K4। बड़ी आसानी से हो गया, ये K इक्विवेलेंट है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि ये दोनों सीरीज में और ये इनके रिजल्टेंट पैरेलल में। सबसे ज्यादा रिस्की ये है, तो हमेशा सीरीज को पसंद करना, ये सीरीज में बोलना और ये सीरीज बोलना। अच्छा, सीरीज की एक और भी परिभाषा है, सीरीज मतलब ये आगे पीछे। फिर वो तो ऐसा भी बना सकते हैं, इसलिए कुछ नहीं कह सकते। सीरीज का वही आइडेंटिफिकेशन का तरीका है कि सारी प्लेटें अगर पैरेलल हैं तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, फिर ऐसे ही ये अगला है सवाल। नेक्स्ट सवाल ये है कि ये K है, मतलब ये K1 है, ये बाकी सब K2 है, बस ये K1 है। एक ही मीडियम उन्होंने दिया हुआ है, ये K1 है और बाकी पूरा K2 है। तो वही करेंगे, इसे ऐसा करेंगे। अब तो मुझे मालूम है ये आएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 और ये आएगा फिर तो पूरा K2 अपॉन K2 प्लस K2, यानी ये आएगा इक्विवेलेंट क्या आएगा इसका K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 और इसका तो फिर K2/2 आ जाएगा। K2 स्क्वायर अपॉन 2 K2 है, ये K2/2 आ जाएगा। ठीक है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी मेरे हिसाब से तो शायद सारे हो जाते हैं।
बड़ा मस्त है ये वाला तरीका, ये दो सीरीज में, ये दो सीरीज में, और ये बड़े आसान है ये वाले। तो ये वाला जरूर एक मजा आया, क्योंकि इसमें नीचे 2 आ रहा था जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हमें लग रहा था ये पूरा K ही आएगा, K2 ही आएगा। ये सबसे बढ़िया तरीका है, दिस इनटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस इनटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस। ये सबसे पहले करना चाहिए, इसके बाद वो बाकी सिंपलीफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो वंस केस था हमारा वो ये था, ये K1 K2 ये K3 K4। अब इसमें वो क्या कर सकते हैं कि ये K1 और ये K2 और ये K3 इसी से बना दिया, पूरा K3 मिला दिया, या ये खाली K1 ये K2 ये K2 ये K2, और या फिर फाइनली ये K1 ये K2 और ये K3। ये वेरिएशंस बनते हैं मेरे ख्याल से, और शायद कोई केस नहीं बन पाएगा इनके अलावा। करना आपको इसमें भी यही है कि ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, और करना इसमें भी यही है आपको, ये सीरीज में और ये सीरीज में। अगर ये K2 है तो K2 K2 के 2 बांट लीजिए, और अगर ये K3 है तो K3 K3 के 2 बांट लीजिए। अब ये इंटू ये अपॉन ये प्लस ये, फिर ये इंटू ये अपॉन ये प्लस ये, खत्म। और शॉर्ट ट्रिक ये है कि सब ऑप्शनों में उठा के K को 1 डाल दो। शायद ये भी अच्छा बढ़िया शॉर्ट ही है। एक इसमें बस एक लास्ट केस कर रहा हूं, स्फेरिकल कंडेंसर्स। स्फेरिकल कंडेंसर्स में ये A है और यहां ये इसमें मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स हैं, मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स इन अ स्फेरिकल कंडेंसर। ये रेडियस B है, वो K2 भरा हुआ है, और ये रेडियस C है। ठीक है, ये कंडेंसर का रेडियस अभी A और C है बाहर वाले के, ये K1 भरा है और ये K2 भरा है। हमें पता है कि दोनों के बीच में जो स्पेस होती है वो मीडियम भरते हैं। इसमें ये दोनों डाइलेक्ट्रिक्स सीरीज में हैं या पैरेलल में हैं। चार्ज का एक ही रास्ता है, चार्ज को यहां से जाना है। लिख दीजिए, इन सीरीज कंडेंसर्स only in spherical condensers only the series combination of dielectrics is possible. Only the series combination of dielectrics is possible. ये थोड़ा सा दिखने में कठिन होता है। अब मैं क्या बोलूंगा कि ये A और B एक कंडेंसर बना रहे हैं और B और C दूसरा कंडेंसर बना रहे हैं, ऐसा लिख दीजिए। C1 is between A and B and C2 is between B and C। तो C1 का फॉर्मूला होगा K1 AB upon B minus A, और C2 का फॉर्मूला होगा K2 BC अपॉन C माइनस B, और फिर फाइनली इसमें डाल दीजिएगा। ये थोड़ा ज्यादा टफ है, शायद संभावना इसकी कम है। आप समझ गए? पहले ये दोनों एक कंडेंसर बना रहे हैं, बस ये है ही नहीं। अगर ये दोनों एक कंडेंसर बनाते तो मैं K A B अपॉन B माइनस A कहता, तो K A B अपॉन B माइनस A। फिर आप इसको मानिए, ये B है और ये C है और ये K2 भरा है, बस यही मानिए, बस आप सिर्फ यही मानिए। तो पहले ये एक कंडेंसर है, फिर ये एक कंडेंसर है, और ये दोनों सीरीज में हैं। ये तो वैसे ही आ गई ना, जैसा ये A है वैसे ही ये B है और वैसे ही ये C है, तो इसे वो सब पैरेलल है ना। अगर सब पैरेलल है तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है, अगर सब पैरेलल है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। एक कंडेंसर A और B के बीच बनाइए और एक B और C के बीच बनाइए, और ये दोनों कंडेंसर सीरीज में हैं क्योंकि ये सब पैरेलल हैं।
और जब सब पैरेलल हैं तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स नहीं है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हमने पहले पढ़े थे, आज एक्चुअली हमने पढ़ा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड टाइम। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.